नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर ये ओवम का डायग्राम गिवन है, हमें इसके पार्ट्स को लेबल करना है, राइट। तो ये क्या है, सबसे पहले ये है हमारे सेल्स किसके, कोरोना रेडिएटा के, राइट। अब ये जो हमारा डी है, ये क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म, राइट। सी क्या है, न्यूक्लियस। अब ये जो बी है, ये हमारा पेरीविटेलिन स्पेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये जो बी होता है पेरीविटेलिन स्पेस होता है, और एक ये जो लेयर होती है, इसकी लेबलिंग गिवन है, लेकिन हमें लिख लेना चाहिए, इसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। ये कब आती है, जब मेरा जो प्राइमरी oocyte है उसने अपनी फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट कर ली है और वो टर्शरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल में बदल रहा है, जो उसकी बाहर की लेयर्स होती हैं, और उसको सेकेंडरी oocyte बन गया है, तब उसके अंदर एक लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा लेयर, राइट। हमने आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट इज दिस ovum is released from the ovary with incomplete meiotic division. When, where and how is the meiotic division completed? Okay. अब इसमें देखो, जब हमारा सेकेंडरी oocyte, ये जो हमारा सेकेंडरी oocyte है, ये बन गया है, इसके साथ साथ क्या बनता है, 1 डिग्री पोलर बॉडी बनती है, राइट। तो जब ये सेकेंडरी oocyte है, ये अरेस्ट कर देता है, कौन, जैसे फर्स्ट मियोसिस पे प्रोफेज 1 पे हमारा प्राइमरी oocyte अरेस्ट होता है, जो सेकेंडरी oocyte है वो किस पे अरेस्ट होता है, मेटाफेज पे, राइट। अरेस्ट कर देता है एट मेटाफेज। सेकेंडरी oocyte ने अरेस्ट कर लिया। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, जब मेरा स्पर्म आता है, राइट, व्हेन स्पर्म कम्स, तब जाके सेकेंडरी oocyte जो है वो कन्वर्ट होता है, यानी वो सेकेंड मियोसिस करता है। अभी क्या कर रहा है, सेकेंड मियोसिस कर रहा है, और क्या बना रहा है, मेरा ओवम प्लस सेकेंड पोलर बॉडी, राइट। वो कब बनाती है सेकेंड पोलर, जब मेरा सेकेंडरी oocyte है वो मेटाफेज में क्या कर रहा है, अरेस्ट कर रहा है। अब स्पर्म आता है, जब स्पर्म आता है तब मेरा सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होता है, क्योंकि पहले वो अरेस्टेड था किस पे, मेटाफेज में। फिर सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होता है तो वो क्या बनाता है, ओवम बनाता है, राइट। तो हमने देख लिया व्हेन एंड हाउ। हाउ कैसे है कि सेकेंड मियोसिस डिवीजन है, व्हेन जब स्पर्म आता है, ठीक है। वेयर, वेयर की बात हो रही है, फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, एम्पुलर रीजन में, राइट। तो वेयर इज एम्पुलर रीजन। एम्पुलर रीजन के अंदर ये सारा सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होता है, राइट। हाउ डज एन ओव्यूम एंश्योर द एंट्री ऑफ अ सिंगल स्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब क्या होता है, इसको बोलते हैं कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो 1 ओवम है वो 1 स्पर्म से फर्टिलाइज करे, मल्टीपल स्पर्म्स ना आए, यानी मल्टीपल स्पर्म्स आए तो क्या होता है, जो स्पर्म का एक्रोसोम होता है, यानी जो उसके न्यूक्लियस के पास एक पोर्शन होता है स्पर्म हेड में, एक्रोसोम, वो क्या करता है, जो ओवम का जोना पेलुसिडा लेयर है उसमें क्या करता है, चेंजेस ले आता है, राइट, चेंजेस। जो स्पर्म एक्रोसोम पार्ट है उसके हेड रीजन में वो चेंजेस ले आता है ओवम की जोना पेलुसिडा लेयर के अंदर, और फिर ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है किसको, कि मल्टीपल स्पर्म्स ना आ पाए, तो ब्लॉक टू स्पर्म्स, राइट। एक स्पर्म आया, उसके एक्रोसोम ने ओवम की जोना पेलुसिडा लेयर के साथ फ्यूज किया, चेंजेस लेके आया, और फिर वो और स्पर्म्स को लाने नहीं देगा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, breastfeeding the baby acts as a natural contraception for the mother because it prevents, एक तो वो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है, सेकेंड वो मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो द करेक्ट आंसर इज डी,
राइट। नेक्स्ट, द गिवन फिगर शोज द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। ठीक, तो Z क्या है? सबसे पहले Z है मेरा फर्टिलाइजेशन। ठीक, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? हमारा क्लीवेज होता है, यानी जो मेरा जाइगोट है वो किस में बदल गया? एम्ब्रियो में बदल गया है, और एम्ब्रियो में अब क्लीवेज होना स्टार्ट हो गया, यानी हमारे माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे। फिर क्या बनता है? हमारा मॉर्यूला बनता है, यानी 8 से 16 ब्लास्टोमर्स, राइट, बन जाते हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है ये होता है, ठीक, डोंट गेट कंफ्यूज, ये 1 2 3 उसके बाद ये लास्ट स्टेप है। ये क्या है? हमारा ब्लास्टोसिस्ट, राइट, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। बाहर की लेयर को क्या बोलते थे? ट्रोफोब्लास्ट। अंदर की लेयर को क्या बोलते थे? इनर सेल मास, राइट। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? ब्लास्टोसिस्ट। W है रॉन्ग आंसर। सबसे पहले W से स्टार्ट करेंगे। W क्या है? मॉर्यूला है। X क्या है? क्लीवेज है। Y क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है। Z क्या? फर्टिलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर इज C। ठीक, ये ऑर्डर बहुत कंफ्यूजिंग दिया हुआ है, जस्ट ध्यान से। नेसेसरी डक्ट्स इन द ह्यूमन फीमेल, देखो, प्रोस्ट्रेट नहीं हो सकता क्योंकि ग्लैंड है। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड नहीं हो सकता। बल्बोइरेथ्रल एक ग्लैंड, अगर तुम्हें ग्लैंड्स भी याद हैं कि 3 ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड, तो उसी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो रेटिटेस्टिस, एपिडाइमस, वॉज डिफरेंस, ये हमारी डक्ट्स थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन क्या है? एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नहीं, ये गलत है। देखो, अभी हमने ऊपर देखा ये ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम था। बाहर क्या है? ट्रोफोब्लास्ट लेयर है बाहर, राइट, और अंदर क्या है मेरे? इनर सेल मास है। ठीक है, बाहर क्या है मेरा? ट्रोफोब्लास्ट, अंदर क्या है मेरा? इनर सेल मास। अब जो ट्रोफोब्लास्ट है, जो बाहर की लेयर है, वही तो यूट्रस लाइनिंग में जाके इम्प्लांट होंगे। इनर वॉल के इनर तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि बाहर की कवरिंग है। तो ये यूट्रस लाइनिंग में जाके, यूट्रस वॉल में जाके क्या होगी? इम्प्लांट हो जाएगी। तो इसमें क्या गिवन है? द इनर सेल वॉल गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम, नो, ट्रोफोब्लास्ट, राइट। द ब्लास्टोमास एंड द ब्लास्टोसाइस्ट गेट्स अरेंज्ड इनटू ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल वॉल। करेक्ट आंसर। जो बाहर की लेयर है वो क्या बना देती है? ट्रोफोब्लास्ट। जो अंदर की लेयर है वो इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है? यूट्रस वॉल में क्या हो जाता है? इम्प्लांट हो जाता है, राइट। और जो इनर सेल मास है वो क्या करता है? हमारा एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, तो बाहर की लेयर मैंने बताया, ये फर्स्ट आंसर हमारा गलत है, क्योंकि जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट होता है वो जाके यूट्रस में इम्प्लांट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स क्या है LH का? LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका सोर्स क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी। और इसका काम क्या है? ओव्यूलेशन करना। LH सर्च जिसको बोलते हैं, राइट, LH सर्च। तो फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct option for human chorionic gonadotrophin released during embryonic development in humans। जो HCG होता है हमारा ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोफिन, जैसे मैंने बताया, वो क्या क्या करता है? तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। लीड्स टू रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, बिल्कुल नहीं। स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, ऑक्सीटोसिन का काम है। मेटाबॉलिक चेंजेस इन दी मदर, यस। तो 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये केस स्टडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते चलना है। A woman of 35 years age with a married life of 8 years and having normal reproductive cycles visit a doctor along with the husband for consultation for infertility। यानी एक women है 35 years की, 8 years से मैरिड है, शी इज ट्राइंग टू कंसीव, लेकिन उसको बेबी नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि उसको इनफर्टिलिटी इश्यूज है। दे वर नॉट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी वो नेचुरल कोहेबिलेशन में होने के बावजूद भी उनको बेबी नहीं हो रहा है, वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज कर ही नहीं रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। दे हैव नो चाइल्ड। The doctor advises them
a detailed physical examination of both of them to undergo following investigations. उन्होंने डॉक्टर ने मेल के भी टेस्ट किए और फीमेल के भी टेस्ट किए. कौन कौन से टेस्ट किए? सेमिनल एनालिसिस, यानी मेल का जो सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड निकलता है सेमिनल प्लाज्मा, उसका टेस्ट किया, ये मेल का. फॉलिकुलर स्टडी ऑफ द वाई, जो फॉलिकल्स ठीक से बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल ठीक से बन रहे हैं, उसके अंदर मियोसिस हो रहा है नहीं हो रहा है, ये फीमेल में. ब्लड टेस्ट भी किया दोनों का. ठीक है, अब हमें इस केस स्टडी के अनुसार क्वेश्चंस आंसर करने हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, सेमिनल एनालिसिस ऑफ द हस्बैंड वाज डन. क्यों कहते हैं सेमिनल एनालिसिस हस्बैंड का? ये देखने के लिए कि जो हमारा स्पर्म सेल है वो करेक्ट शेप का है, उसकी मॉर्फोलॉजी ठीक है नहीं, उसका पीएच ठीक, स्पर्म का पीएच कितना होता है 7.1 से 7.8, उसका पीएच ठीक है नहीं, क्वांटिटी सही है नहीं. देखो नॉर्मल केटर्स के लिए 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स पर कोइटस नेसेसरी होता है, जिसमें 60% की मॉर्फोलॉजी सही होनी चाहिए, 40% की मोटिलिटी होनी चाहिए. तो हम किस लिए चेक कर रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि मॉर्फोलॉजी सही है या नहीं, उसकी क्वांटिटी पीएच सही है या नहीं, तो हम उस मेल का टेस्ट कर रहे हैं. तो इसका आंसर है 1 एंड 2. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासाउंड गाइडेड फॉलिकुलर स्टडी वाज डन फॉर द वाइफ फॉर डिटरमाइनिंग द साइज एंड फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द. देखो अल्ट्रासाउंड क्या होता है? नॉर्मली भी हम अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं जब हमें काफी स्टमक एक वगैरह के इश्यूज होते हैं, और डिटेक्ट करने के लिए प्रेगनेंसी में कि फीटस की हार्ट बीट है या नहीं है, उसके लिए तो हम अल्ट्रासाउंड ही कराते हैं. तो अल्ट्रासाउंड क्या कहती है? अल्ट्रासोनिक वेव स्पेस. एक ट्रांसड्यूसर, एक ट्रांसड्यूसर जो वो स्टमक के ऊपर एक क्रीम लगा के, जेल सा लगा के रोटेट करते हैं हमारे डॉक्टर्स, उसको ट्रांसड्यूसर बोलते हैं. वो क्या करता है? हमारी रेस सिक्रीट करता है, अल्ट्रासोनिक रेस, जो कि हमारे फीटस के पास जाती है, फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और उसको रिसीवर रिसीव कर लेता है, और जो हमारी जो स्क्रीन लगी होती है जिसमें डॉक्टर्स देखते रहते हैं, उसमें वो देख लेते हैं कि उसकी ग्रोथ कैसी है या नहीं है. तो अल्ट्रासाउंड इसलिए होता है एंट्रल फॉलिकल्स के लिए. व्हाट इज एंट्रल फॉलिकल्स? टर्शरी फॉलिकल के अंदर एक कैविटी होती है, इसको बोलते हैं एंट्रम. तो जितना भी अल्ट्रासाउंड होता है वो टर्शरी फॉलिकल्स के लिए होता है. इट्स नॉट फॉर ओवरी, नेवर, इट इज नॉट फॉर ओवरी, इट इज फॉर दी टर्शरी फॉलिकल. जो हमारे फॉलिकल्स हैं जो किस में बन रहे हैं? हमारे ओवरी में बन रहे हैं, उसके लिए है. एंट्रल फॉलिकल्स यानी टर्शरी फॉलिकल्स. राइट. तो डॉक्टर अब ये देखिएगी, जिस एज जो 35 ईयर ओल्ड केस की हम बात कर रहे हैं, कि उसका प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी बना कि नहीं बना, और बनने के बाद उसके फर्स्ट मियोसिस जो उसके अंदर प्राइमरी oocyte था उसका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ऑफ द वाइफ शोड लो एफएसएच. एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसकी कम है. तो क्या है? लो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स. अगर एफएसएच कम है यानी 1 डिग्री से 2 डिग्री नहीं बनेगा, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो वैल्यू है, रेशियो हमारी बॉडी में वो कम है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, in the above case, if the husband is found to have sperm count of less than 20 million per ml and the wife is diagnosed with a blockage in the oviduct, the couple would be advised for. देखो अब क्या है, जो मेल है उसका स्पर्म काउंट कम है और जो फीमेल है उसकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है. तो ये गिवन है. अब हमें देखना है कि हम उसको कौन सा तरीका दें जिससे वो कंसीव कर पाए, क्योंकि हमें आर्टिफिशियल तरीका देना है. पहला क्या है? देखो, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर. देखो अब हमने देखा क्वेश्चन में गिवन है कि फेलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट मेरी ब्लॉक है, तो उस केस में इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर काम है? नहीं है, क्योंकि मेरी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो ये तो बिल्कुल काम का नहीं है. सेकेंड है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब बाहर से हम स्पर्म्स को हमारे फेलोपियन ट्यूब में इंट्रोड्यूस करते हैं. तो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो फर्टिलाइजेशन तो एम्पिला में होगा ही नहीं किसी भी हालत में, तो स्पर्म्स का फेलोपियन ट्यूब में डालना कोई काम का ही नहीं है. रॉन्ग. नेक्स्ट, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? हम बाहर लेबोरेटरी कंडीशंस में क्या करते हैं? वो कंडीशंस बनाते हैं जो मदर के अंदर होती हैं, जहां पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, नहीं एम्पुलर रीजन की तरह हम कंडीशंस बनाते हैं. पेट्री प्लेट में हम क्या करते हैं? हम मदर से, सीरीन से, उसके वेजाइनल से
हम ओवरियन फॉलिकल्स निकाल लेते हैं और ऐसे ही हम स्पर्म कलेक्ट कर लेते हैं। तो बाहर पेट्री प्लेट के अंदर वो कंडीशंस लेते हैं जो कि मदर के अंदर होती है, बाहर हम फर्टिलाइजेशन करते हैं और जब बाहर हमारा जाइगोट बन जाता है और हमारा एम्ब्रियो बन जाता है 8 ब्लास्टोमर्स तक ऑलमोस्ट, तब हम उसको हमारे यूट्रस में डाल देते हैं। तो इसमें फैलोपियन ट्यूब का काम ही नहीं था, हम यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर रहे हैं मेरे ग्रोइंग एम्ब्रियो को। तो यस, ये काम का हो सकता है क्योंकि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में गिवन। तो मैं बाहर फर्टिलाइजेशन होके बाहर जाइगोट बन गया, बाहर एम्ब्रियो बन गया, अब उसको यूट्रस में डाल लो, नो प्रॉब्लम। तो ये करेक्ट है। फोर्थ, ICST, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसमिशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसमिशन, राइट? ट्रांसफ्यूजन या ट्रांसमिशन। इस केस ओवरियन फॉलिकल्स ले लिए, अब हमें स्पर्म सेल चाहिए तो इसको हम इन विट्रो में यूज करते हैं, यानी हम बॉडी के फैलोपियन ट्यूब में जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तरह नहीं डाल रहे हैं, हम बाहर फर्टिलाइजेशन में स्पर्म्स को यूज करें। तो ये सी हमारे काम का है। तो करेक्ट आंसर इज 3 एंड 4। ठीक है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है तो बाहर यूट्रस में तो प्रॉब्लम नहीं है, तो बाहर फर्टिलाइजेशन करा लो और फिर यूट्रस के अंदर जो ग्रोइंग एम्ब्रियोज है 8 ब्लास्टोमर्स तक ऑलमोस्ट, उनको डाल दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the high level of which gonadotrophin or ovarian follicle in the blood sample of the wife taken on day 20th of a reproductive cycle would indicate the luteal phase। luteal phase यानी corpus luteum बन रहा है, यानी नो प्रेगनेंसी, यानी सेकेंडरी oocyte डीजनरेट हो गया है। ठीक, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है? मैंने बताया था प्रोगेस्टेरॉन। अगर प्रेगनेंसी है तो उसको मेंटेन कर लेगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो हमारी यूट्रल लाइनिंग को रिपेयर करेगा। ठीक है, next question, in which phase of the menstrual cycle in the blood sample of a woman taken if on analysis it shows high levels of LH and estrogen। LH सबसे ज्यादा कहां होता है? ओव्यूलेशन में, क्योंकि LH सर्ज होता है, एस्ट्रोजन भी सबसे ज्यादा तभी होता है, तो ओव्यूलेटरी फेज, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम CBSE 2020 पे आ गए हैं। अब हमें एक्सप्लेन करना है द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर इम्प्लांटेशन इन द ह्यूमन फीमेल। अब क्या होता है, ये मेरा ब्लास्टोसिस्ट है जिसके बाहर की लेयर है मेरी ट्रोफोब्लास्ट, राइट? बाहर की लेयर मेरी ट्रोफोब्लास्ट है, अंदर है मेरे इनर सेल मास। ठीक, अब क्या होता है, जो बाहर की लेयर है मेरी, वो मेरी यूट्रस के अंदर क्या करती है? ये मेरा यूट्रस है, इम्प्लांट कर देती है, ट्रोफोब्लास्ट मेरी इम्प्लांट है। ये क्या है? मेरा ब्लास्टोसिस्ट, राइट? ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है? इम्प्लांट हो जाती है मेरे यूट्रस के अंदर। अब जो मेरा यूट्रस है वो क्या करता है? यहां से टिश्यूज ग्रो करने लगता है, किसके ऊपर? ब्लास्टोसिस्ट के ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर टिश्यूज ग्रो करने लगता है। ये जो टिश्यूज होते हैं ये यूट्रस के टिश्यूज होते हैं, यानी मेटर्नल टिश्यूज होते हैं। ठीक, ये टिश्यूज होते हैं, ग्रो करने लगता है, क्योंकि जैसे एक ब्लास्टोसिस्ट है वो आके मेरे यूट्रस पे लगा तो यूट्रस को उसको कवर करना पड़ेगा, तो टिश्यूज ग्रो करने लगता है यूट्रस। अभी जो टिश्यूज हैं ये किसके हैं? अभी स्टार्टिंग में हमारे यूट्रस के यानी फीमेल मेटर्नल के टिश्यूज हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट है यानी जो ब्लास्टोसिस्ट की बाहर की कवरिंग है हमारे एम्ब्रियो की, ये इसके साथ इंटरडिजिटेट करने लगती है, यानी मिलने लगती है। तो अब क्या होता है, टिश्यूज मेटर्नल प्लस किसका? जो हमारी ट्रोफोब्लास्ट के टिश्यूज हैं वो इसके साथ इंटरडिजिटेट करने लगती है। जो एम्ब्रियो टिश्यूज हैं वो क्या करने लगता है? इंटरडिजिटेट करने लगती हैं और आखिर में कोरियोनिक विलाय बना देती है, राइट? समझ में आया? सबसे पहले ट्रोफोब्लास्ट ने यूट्रस पे आके रखा, तो अब उसको इम्प्लांट होना है, यानी उसको अंदर जाना है यूट्रस की लाइनिंग में, बाहर की लाइनिंग में नहीं, उसको अंदर जाना है। तो अंदर जाने के लिए क्या होगा? टिश्यूज ग्रो करेंगे, मेटर्नल टिश्यू यूट्रस के, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, किसको धीरे धीरे कवर करें ताकि वो अंदर धंस जाए। ठीक, कवर करने के लिए सबसे पहले मेटर्नल टिश्यूज है, उसके साथ साथ जो मेरा ब्लास्टोसिस्ट के टिश्यूज है वो भी उसके साथ इंटरडिजिटेट करेंगे और जिस कारण मेरी स्ट्रक्चर बन जाएगा कोरियोनिक विलाय। ठीक, कोरियोनिक विलाय बन गया बाहर।
अब ये जो कोरियोनिक विलाय है, इसको जब ये इंटरडिजिटेट कर चुका है दोनों के साथ, यानी मेटर्नल और एम्ब्रियो के टिश्यूज इंटरडिजिटेट कर चुके हैं, तो एक फंक्शनल यूनिट बनाता है। उस फंक्शनल यूनिट को हम कहते हैं हमारा प्लेसेंटा। एक ही फंक्शनल यूनिट बनाता है, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, राइट। तो ये आखिर में क्या बना देगा, यहाँ पे ऐसे कोरियोनिक विलाय एक डिजिट बना देगा, उसको बोलेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बन गया। अब इनर सेल मास क्या करता है, जो इनर सेल मास है वो क्या करता है, यहाँ पे एम्ब्रियो बनाने स्टार्ट करता है। एम्ब्रियो बना रहा है, यानी धीरे धीरे हमारा फीटस बन गया। तो ये जो हमारा फीटस बन गया, ये मेरे इस प्लेसेंटा से कैसे कनेक्टेड होता है, अम्बिलिकल कोड। ठीक है, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कोड। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अम्बिलिकल कोड। ठीक है, अम्बिलिकल कोड। आई एक्सप्लेन अगेन अगर कंफ्यूजन है तो। सबसे पहले ब्लास्टोसिस्ट है, जिसके दो लेयर्स हैं, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। वो आता है और यूट्रस पे इम्प्लांट होना चाहता है, यानी उसके अंदर मिलना चाहता है। तो यूट्रस से धीरे धीरे टिश्यूज करता है कि ठीक है, अंदर धंसने के लिए धीरे धीरे टिश्यूज करता है। फिर ये जो टिश्यूज होते हैं आखिर में इंटरडिजिटेट कर लेते हैं, किसके साथ, मेरे जो ट्रोफोब्लास्ट के टिश्यूज है उसके साथ, और मिलके क्या बना लेते हैं, एक कोरियोनिक विलाय बना लेते हैं। और उसका एक पार्ट होता है जो कि फंक्शनल पार्ट है, जिससे हम एक्सचेंज करते हैं कि इसका जो मदर से फूड जाना है या फिर गैसेस का रिलीज होना है, वेस्ट प्रोडक्ट का रिलीज होना है, वो किससे होता है, हमारे फंक्शनल यूनिट प्लेसेंटा से होता है। तो ये जो बाहर है ये हमारा प्लेसेंटल विलाय है। ठीक है, अब जो प्लेसेंटल विलाय है, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे इनर सेल मास किसमें बदल जाता है, एम्ब्रियो में बदल जाता है। ठीक, यानी हमारा फीटस बनेगा आगे आगे। तो ये जो हमारा ग्रोइंग फीटस है, ये प्लेसेंटा से कैसे कनेक्टेड है, ये जो येलो पोर्शन है, बाय अम्बिलिकल कोड। ठीक, तो जब बेबी बॉर्न होता है, जो छोटी सी उसकी नाभि पे एक वो होती है, उसको अम्बिलिकल कोड बोलते हैं। ठीक है, अम्बिलिकल कोड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एंड हाउ इन द टेस्टिस प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अकर। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, हमारे टेस्टिस, जितने भी टेस्टिस होते हैं ह्यूमंस के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, ऑलमोस्ट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिस के अंदर क्या होता है, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उसके अंदर क्या होता है, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इसमें दो सेल्स होते हैं। एक होता है जो स्पर्म बनाता है, यानी हमारे स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। सेकेंड होते हैं हमारे सर्टोली सेल्स, जो कि नर सेल्स है, जो कि नरिशमेंट देंगे ग्रोइंग सेल्स को, स्पर्म सेल्स को। तो स्पर्मेटोजेनेसिस किधर होता है, हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। एंड हाउ इन द टेस्टिस, हमने ऊपर देख लिया था कि सबसे पहले क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम होता है। फिर उसका माइटोसिस या डिफरेंशिएशन होकर क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है। उसके बाद स्पर्मेटिड्स बनाता है, स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म बनाता है। ये हमने ऊपर देख लिया था। ठीक है, तो कहाँ होता है ये प्रोसेस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। हमारे ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम है। ठीक है, देखो ह्यूमन स्पर्म के अंदर क्या होता है, मेजर पार्ट्स होते हैं हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। अब इनका काम देखते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। सबसे पहले हेड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे स्पर्म की लेयर पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद सबसे ये प्रेजेंट होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये एन होता है, क्योंकि एन किससे आना है, अभी हमारा एन आना है ओवम से, तो फर्टिलाइज होकर 2n बनाएंगे, राइट। तो जो एक्रोजोम होता है, एक्रोजोम क्या करता है, अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, जब जोना पेलुसिडा लेयर के साथ फ्यूज करता है और ज्यादा स्पर्म ना आए, पॉलीस्पर्मी ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करता है। तो एक्रोजोम क्या होता है, ये होता है मॉडिफाइड,
गोल्गी, ठीक है। गोल्गी क्या है? गोल्गी अपैरेटस, जो एक ऑर्गेनेल है। एक्रोसोम मॉडिफाइड गोल्गी। अब हम बात करते हैं नेक की। नेक हेड को और मिडल पीस जो होता है उसको ज्वाइन करता है। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। एटीपी प्रोवाइड करता है किसके लिए? स्पर्म की मोटिलिटी के लिए। और टेल तो मोटिलिटी में हेल्प करता ही करता है। सो अब समझ आया? हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। एक्रोसोम में मॉडिफाइड गोल्गी है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो या वी हैव डन विद द सेशन। ये सेकेंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगी आई मेक ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो इफ यू लाइक माई वीडियो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सेकेंड, ये जो मैंने चीज पढ़ाई है इसकी पीडीएफ यू कैन एक्सेस इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। उस पे आई बी शेयरिंग द पीडीएफ जो आज मैंने पढ़ाया। और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू वांट दैट आई शुड कवर, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो या, थैंक यू फॉर द क्लास।